आज के नेताओं का सोचे तो मन में शब्द आते हैं स्वार्थी, सांप्रदायिक, सिफारिशखोर, दिखावटी, पाखंडी आदि। पहले के नेता यानी कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता किसान नेता होते थे, मजदूर नेता होते थे, छात्र नेता होते थे, पिछड़े दलित आदिवासी के नेता होते थे। और आज के नेता अक्सर क्रिमिनल नेता, करप्ट नेता, क्रोनी कैपिटलिज्म में विलीन नेता, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी नेता, स्वर्ण के नेता, नफरत और हिंसा फैलाने वाले नेता होने लगे हैं। जहां कर्पूरी ठाकुर का नारा था पिछड़े पाएं 100 में 60, आजकल के नेता पिछड़ों के उत्पीड़न में 60 घाट के मौके ढूंढते नजर आते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक कहा जाता था और ये उपाधि सिर्फ चुनाव जीत जाने या मुख्यमंत्री बन जाने से भर नहीं मिल पाती। इसके लिए अपने आदर्शों और मूल्यों के साथ लेकर चलना पड़ता है, वो भी चुनावी भाषणों में ही नहीं बल्कि तब जब सत्ता भी हाथ में हो। एक दौर था जब सत्ता का पर्याय होता था जनता, और जनता के लिए सेवा, समर्पण, त्याग और तपस्या। आज के दौर में सत्ता का मतलब धन, संसाधन, जमीन, जंगल, जल, बल, मीडिया, डेटा, प्राइवेसी, आइडेंटिटी, इंस्टीट्यूशंस, सब पर एक बेरोक नियंत्रण हो गया है। जहां कर्पूरी ठाकुर जी के कुर्ते फटे होने के किस्से सुनते थे, वहीं आज नेताओं के लाखों करोड़ों के चश्मे और लिबास के किस्से सुनने को मिलते हैं। थोड़ा सा समय को पीछे ले जाते हुए कर्पूरी ठाकुर के काम और राजनीति को देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आता है कि उन्होंने हाशिए पर धकेल दिए गए वर्गों के लिए जोरदार आवाज बुलंद की। भले ही इसके लिए उन्हें कितनी ही गालियां खानी पड़ी, कितना ही अपमान सहना पड़ा हो, एक बड़े तबके से वोट छिटक जाने का डर हो, लेकिन वो हमेशा बिहार के परंपरागत व्यवस्था में करोड़ों वंचितों की आवाज़ बने। हमें दिखता है कि मुख्यमंत्री होने के बाद भी हैसियत में वो एक आम आदमी की तरह रहते थे। धन बल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, या यूँ कहें कि इन सब से ऊपर उनके आदर्श थे। यही वजह है कि आज के सत्ताधारी दल के लोग उनके मूल्यों को अपनाने के बजाय उनका नाम लेना ज़्यादा आसान समझते हैं, क्योंकि इससे वोट का तार जुड़ा हुआ है। ये सच्चाई और ईमानदारी की ताकत ही है कि न चाहते हुए भी सबको उन्हें याद करना पड़ रहा है। आज कैसा समाज बन गया है? बेगुनाह जेल में डाले जा रहे हैं, कमज़ोर लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, दलित और अल्पसंख्यकों पर जुल्म बढ़ रहे हैं। किसी को इसलिए मार दिया जा रहा है क्योंकि उसके चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी हो, किसी को इसलिए कि उसने मटके से निकालकर पानी पी लिया था, किसी को घोड़ी चढ़ने पर पीटा जा रहा है, किसी को जानवर ले जाने पर, किसी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है क्योंकि इनके लिए वो पिछड़ी जाति से हैं, तो किसी बच्चे को इसलिए दूसरे बच्चों से पिटवाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। ये मैंने चंद घटनाएं गिनाई, लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिसको गिनाने लगूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं पहले नहीं होती थी। फर्क ये है कि आज ऐसी घटनाओं में कार्रवाई नहीं, वाहवाही होने लगी है। नेता और सियासत इनका समर्थन ही नहीं, इनको अंजाम देते भी नजर आते हैं। अब ऐसे लोगों से आदर्शों और मूल्यों की उम्मीद रखना बेईमानी होगी जिन्हें संविधान पर ही पूरा भरोसा न हो, न पुरखों के खून पसीने से मिली आज़ादी की अहमियत पता हो। जैसा आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी जी के बारे में याद करके उन्हें कभी कहा था कि लोग विश्वास ही नहीं कर पाएंगे कि गांधी जी जैसे महान शख्सियत धरती पर कभी हुए भी थे। आज की पीढ़ी के लिए भी ये विश्वास करना उतना ही मुश्किल है कि कर्पूरी जी जैसे नेता होना संभव भी हो सकता है, जिनके लिए उनके मूल्य, सिद्धांत और जनता से बढ़कर कुछ नहीं था। सच्चाई तो यह है कि जिस प्रकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में कर्पूरी ठाकुर जैसे सर्वोच्च नेता बहुत ही कम हुए हैं, उसी प्रकार आज के जैसे इतने न्यूनतम स्तर के नेता भी पहले कभी नहीं हुए हैं। नेतागिरी और नेताओं की इस कदर गिरती गुणवत्ता ही कारण है कि आज के दौर में कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को याद करना और अपने जीवन में उतारना और भी अनिवार्य हो चुका है। मेरे अनुसार आज भारत फिर से एक स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक लड़ाई की चौखट पे खड़ा है। ये लड़ाई है सच्चाई की, मोहब्बत की।
न्याय की, बराबरी की, जनता के जनार्दन होने की ये लड़ाई है पढ़ाई की, दवाई की, कमाई की, चाय वाले नेता की नहीं, कर्पूरी ठाकुर जैसे नाई वाले नेता की, जिन्हें बोला गया था कि कर कर्पूरी कर पूरा, छोड़ गद्दी धर उस्तरा। तो आज संगठन तो कई हैं पर संगठित कहाँ है। इसलिए एकता, एकजुटता और सच्चे समाजवाद में ही उत्तर छिपा है। आज ज़मीन से लेके फ़ोन तक, फ़ोन से लेके एआई तक, सब जगह समाजवादी सोच को फैलाने की आवश्यकता है। और मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। देखिए, ये बात सामने आ रही है, हम उस जेस्चर को जो एक किसान नेता ने वहाँ जाकर और एक माहौल बनाया, बच्चों को गले मिलाया, वी अप्रिशिएट दैट, वो एक अच्छा ऑप्टिक्स है। तो ऑप्टिक्स अच्छा है, मैसेज जाएगा, लेकिन उसके पीछे जो अपराध हुआ है और जो गलत चीज़ हुई है, उसको सजा देने में नरमी नहीं आनी चाहिए और उसको बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमारा आपकी क्या पहल है इस पर? सवाल ये था। जी, हमारे लोग वहाँ मौजूद हैं और हमारी टीम वहाँ मौजूद है। जी, वहाँ जाकर भी आए हैं लोग, और लीगल कार्रवाई क्या पॉसिबल है उसमें हमारी पूरी मदद रहेगी। पिछले महीने के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग आके यहाँ पर। साहब, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ जरूर, आप कहाँ से? मुबशिर। हाँ, 2 सवाल हैं। पहला सवाल कि 28 तारीख को इजाजत नहीं थी नूह में दोबारा से रथ यात्रा या शोभा यात्रा वगैरह निकालने के लिए, प्रशासन ने कुछ लोगों को अपनी गाड़ियों में ले जाके है, उस पर आपका कहना है। दूसरा सवाल ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस पर आपका कहना है जो सरकार ने। हाँ देखिए, अभी तो ये एक नारा है और इस नारे के पीछे हमारी बहुत सारी संदेह हैं। और नहीं है, अभी तो हाँ, बस अभी कमेटी बनी है। अभी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनकी लीडरशिप में एक कमेटी इसका जायज़ा लेने के लिए बनाई गई है। वो सब लोगों से बात करेंगे, पार्टी से बात करेंगे और लोगों से भी करेंगे, लेकिन इससे बहुत सारे सवाल ज़रूर पैदा होते हैं और वो सवाल आगे चलकर क्या रवैया रहता है उस पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन ये अंदेशा तो आज नहीं, पहले से था ये अंदेशा कि इस देश में ये एक की जो बात कही जा रही है, ये कई तरह से लाई जा रही है। तो सिर्फ एक राष्ट्र एक इलेक्शन नहीं है, बल्कि और भी शब्द हैं जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता। तो इसलिए ये जो ट्रेंड है, ये मुझे लगता है कि बहुत ही वो है कि इस पर काफ़ी हमको संदेह है कि आगे क्या होने वाला है। तो बहरहाल आगे कोई चीज़ आएगी डिटेल उसकी, तभी हम कोई बात कह सकते हैं, लेकिन इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। नूह वाले पर क्या कहना है? नूह वाले पर तो बहुत हो चुका है, बहुत कह चुके हैं। अब तो वहाँ चीजें नॉर्मल दौर की चीजें आपने कही थी ना, 28 तारीख को पुलिस प्रशासन की तरफ से इजाजत नहीं थी। ठीक है, वो प्रशासन का मामला है, हम उसमें कोई बहुत ज़्यादा, प्रशासन ने एक तरह से कंप्रोमाइज़ किया, एक तरह से उनके दबाव में आकर एक फॉर्मल जो है उनका वो कराया है। तो बहरहाल लेकिन जो बात हम शुरू से कह रहे हैं कि ये जो ऐसे तत्व जो वहाँ माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वो और सरकार दोनों आपस में काफ़ी हद तक मिले जुले हैं और एक दूसरे को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं। जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो सरकार को फ़ायदा पहुंचाते हैं और सरकार भी उनको बचाने और उनको सपोर्ट करने में लगी है। ये बात तो साफ होकर सामने आ गई है। जमात इस्लामी की अपनी पॉलिटिकल विंग भी है, इंडिया जो गठबंधन हुआ है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों की देश के इन हालात को सही रुख पर लाने में उनकी एक जिम्मेदारी है और उनको ये बात निभानी चाहिए। और जाहिर है इतनी सारी पार्टियां हैं, उनके अपने अपने एजेंडाज हैं, उनके अपने फ़ायदे नुकसान हैं। तो लेकिन अगर पार्टियां अपनी पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर देश को एक सही रुख पर लाने के लिए इकट्ठी होती हैं तो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, और मुझे लगता है कि उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन ये कि पार्टी फ़ायदे और उनके स्वार्थ से ऊपर उठकर आप देश को सही रुख पर लाने के लिए अगर इकट्ठा होते हैं तो जनता उसको सपोर्ट करेगी। आपको मौका मिलता है तो आप भी जाएंगे? किसमें? आपको मौका मिलता है तो हाँ, आप जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे, हम तो मौजूद हैं यहाँ पर। इंडिया गठबंधन की बात नहीं, गठबंधन पॉलिटिकल पार्टीज का है वो। जी सर, मुजफ्फरनगर जैसी घटना दिल्ली में भी हुई है, गांधीनगर के स्कूल में
वही हम कह रहे हैं कि घटनाएं कई हुई हैं, जो ट्रेंड है वो चिंता है। हाँ जी जी, चिंता कर सकते हैं, और जो कुछ आप समाज में पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं नेगेटिव चीज़ों के मुकाबले में, नफ़रत के मुकाबले में एक दूसरे को मेल जोल बढ़ाने की, भाईचारे की और लोगों के साथ मिलना जुलना, वो नफ़रत का मुकाबला आप उन्हीं चीज़ों से कर सकते हैं।